उद्देश्य से आप आए हो, आपका उद्देश्य होना चाहिए पूरा और लोगों को हेल्प करें और उनको ठीक करें। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है परिषेक। परिषेक से हम क्या समझेंगे? परिषेक आपने सुना होगा, भगवान भोलेनाथ को भी हम परिषेक करते हैं। परिषेक का अर्थ होता है किसी को परिषेक करना, किसी की हेल्प करना और किसी को परिषेक धारा के रूप में हेल्प करना, pouring परिषेक करना। ठीक है, तो परिषेक को आप परिषेक की जैसे हमने धर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी और अब हम पढ़ेंगे परिषेक की डेफिनेशन। परिषेक इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्वेदना मॉड्यूल वेयर इट इज इंडिकेटेड इन वातज डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद पित्तज डिसऑर्डर, कफज डिसऑर्डर एंड रक्तज डिसऑर्डर। सो परिषेक एक स्पेशल काइंड ऑफ स्वेदना मॉड्यूल है। स्वेदन आपने अलग अलग पढ़े होंगे, पत्र पोटली स्वेदन, बालुका स्वेदन, तो नाड़ी स्वेदन, अवगाह स्वेदन, जो बीआरसी सर टफ थेरेपी बोलते हैं, अवगाह स्वेदन, अलग अलग स्वेदन पढ़ेंगे। ये भी एक स्वेदन की प्रकार है। स्वेदन का अर्थ क्या होता है आप बताइए? आपने स्वेदन पढ़ा, स्वेदन का अर्थ क्या होता है? कोई हीटिंग द लोकल एरिया। मैं मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करूंगा इसमें से कौन सा? सिकाई और पसीना निकालना। सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड है पसीना निकालना। स्वेदन, स्वेदन का अर्थ है पसीना निकालना। ठीक है, पसीना जब निकलेगा हमारे बॉडी से, जो हमने स्नेहन पहले किया है, अभ्यंग किया और उससे जो सॉफ्ट हुए, अभी हमने गिरित में भी पढ़ा, गिरित हमें सॉफ्टनेस लाता है, ऐसे हमें तेल भी सॉफ्टनेस लाता है हमारी बॉडी में। तो सॉफ्टनेस जो हमने दोष को सॉफ्ट किए उसको पसीने के मार्ग से बाहर निकालना, उसका अर्थ है स्वेदन। तो हाँ, इनका एक प्रश्न है कि स्वेदन हम पत्र पोटली से कर रहे हैं तो इससे क्या फायदा होगा? तो जब मैं आगे फायदे बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा फायदे जो इससे ज्यादा हमें मिलेंगे इंस्टेड ऑफ पत्र पोटली से, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, वो आगे हम बात करेंगे। तो ये हम वातज डिसऑर्डर में भी कर सकते हैं, एसोसिएटेड विद पित्तज, कफज एंड रक्तज कंडीशन। कुछ इन्होंने कल कईयों से बात हुई थी, आपसे बात हुई थी कि हम कैसे वात और पित्त को डिसऑर्डर में समझें। अगर किसी को पेन हो रही हो, साथ में जलन हो, तो वो है कौन सी अवस्था है? वातज पित्तज अवस्था। अगर मान लो किसी को अकेली दर्द हो रही हो तो कौन सी अवस्था है? वो वातज अवस्था है। अगर मान लो किसी को वहां पे सोजिश हो और साथ में पेन हो रही हो तो वातज और कफज है। अगर साथ में वहां पे लालगी हो और साथ में दर्द हो रही हो तो वो कौन सी अवस्था? वातज और रक्तज अवस्था। तो ये जान के उसके अनुसार ये हम परिषेक उन्नत व्याधि उसमें कर सकते हैं। लक्षणों को जान के हम दोष को जान सकते हैं। तो वात रक्त में क्या दे रहे? रक्त मोक्षण करें। मैं बता, जैसे इन्होंने बोले, थोड़ा रिपीट करना। अगर वात से हम क्या समझते हैं? शूल, वेदना। पित्त से क्या समझते हैं? जलन। कफ से क्या समझते हैं? कुछ चीज इकट्ठी हो जानी, कुछ एक्युमुलेट हो जाना। ठीक है, हाँ। अगर वात पेन के साथ अगर जलन हुई तो कौन सी अवस्था होगी वो? हाँ, वातज पित्तज विकार। अगर पेन के साथ वहां पे सोजिश हुई वो कौन सी अवस्था होगी? कफज होगी। अगर अकेली पेन होगी तो कौन सी अवस्था होगी? अगर अकेला वहां पे जलन हो रही हो तो कौन सी अवस्था होगी? अगर वहां पे अकेली सोजिश हो तो कौन सी अवस्था होगी? कफ। तो क्या होता है, कई बार हमारे पास दो तरीके के पेशेंट आते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कईयों के पैर में सोजिश हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए आप में से बैठे हैं सभी, तो आपने पैर नीचे रखे हुए हैं, आप 3-4 घंटे हो गए हैं। ठीक है, स्पेशली जिनका थोड़ा सा कफ प्रकृति वाले हैं, ओबीज है थोड़े से, तो उनमें जल्दी सोजिश आती है। क्यों जल्दी सोजिश आती है? एक उनकी प्रकृति कफज है और उनको कफ विकार होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उनमें पैर में सोजिश आ जाती है। तो पैर में वहां पे सोजिश का मतलब क्या है? वहां पे कफ इकट्ठा हुआ है। ठीक है, वहां पे कफ इकट्ठा हुआ है, वहां पे दर्द नहीं है, कली सोजिश है, वहां पे कफ इकट्ठा हुआ है। तो कफ को निकालने के लिए क्या फायदा है? तो उससे क्या करते हैं, कई बार हम सिंपल बोल देते हैं, ऊपर कर दो, पैर हिलाओ। हिलाना मतलब वात, रोकना मतलब कफ, उसकी ऑपोजिट चिकित्सा कर दो, सिंपल। ठीक है, मान लो ऐसे ठीक ना हो, फिर हम क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं। कफ क्या है? शीत गुण से बढ़ता है, ठंडी से में बढ़ता है कफ गुण, शीत गुण से, उसको हम हीट दे देते हैं।
कफ कम हो जाता है, वो पित्त उसको गला देती है, जिसके कारण पैर ठीक हो जाता है स्वेदन। पहला हो गया हिलाने से, दूसरी ट्रीटमेंट होगी हमारी स्टीम देने से या ये टब थेरेपी में बैठने से स्वेदन कम हो जाए। तीसरी अगर इन दोनों से ट्रीटमेंट ना हो तो हम क्या देते हैं, कुछ ऐसी औषधि देते हैं जो हमें कफ निकाल देती है, मूत्र मार्ग से कफ निकाल देती है, ठीक है, तो उनकी चिकित्सा होती है। कई बार आप ऐसे ड्रग्स देते होंगे पैरों में इकट्ठा हो गया, स्पेशली जिनकी किडनी खराब होगी तो हम मूत्रल ड्रग दे देते हैं, मूत्र मार्ग से कफ निकाल देते हैं, तो ये इसे कफ समझते हैं, ठीक है। अब का आपको पता लग गया अकेला वातज विकार कौन सा हो गया, अकेला पित्तज विकार कौन सा हो गया, अकेला कफज विकार कौन सा हो गया, दो में कॉम्बिनेशन में कौन सा हो गया, वातज पित्तज, पित्तज कफज एंड कफज वातज। सर वो हाथ में भी हो सकता है ना, पैरों में जो सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग इडीमा जिसे बोलते हैं। हाँ, जैसे पैरों वो देर तक रखने से हाँ, रखने से जनरली हाथों में नहीं होता, जनरली होता है, हमारा हुआ है। हाँ मैं आपको बताता हूँ वो क्यों हो गया। मैं जनरली बोल रहा हूँ, जनरली नहीं होता हाथों में, क्योंकि हम हाथ को हिलाते रहते हैं ग्रेविटी के कारण या बिना हिलने के कारण दिक्कत नहीं आती, ठीक है। बट अगर हाथों में हो जाए तो कैसे होता है, अब इनका ये प्रश्न है। हाथों में जनरली होता है सर्दियों में, सर्दियों में क्या होता है, वात बढ़ता है, ठीक है। वात बढ़ने से क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है सर्दियों में। कंस्ट्रिक्ट करना है, कंस्ट्रिक्ट का मतलब कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, जो फ्लूइड उसका अंदर होता है वो बाहर हो जाता है। कंस्ट्रिक्ट करने से फ्लूइड बाहर आ जाता है, जिसके कारण हाथ सर्दियों में सूज जाते हैं। तो जो हीट को मेंटेन करता रहेगा, पित्त देता रहेगा साथ में, तो उसकी सोजिश कम हो जाएगी। ऐसे ही गर्म पानी में हाथ डाल लो, सोजिश कम हो जाएगी, ठीक है। ये जो पैरों में मैंने बताया, जो टब थेरेपी में पैर डालो, सोजिश कम हो जाएगी। तो ये सर्दियों में उनमें ऐसे हो जाता है। तो स्पेशली जिनकी वात प्रकृति है और कफज प्रकृति है, उनमें ज्यादा कोलेक्ट होता है, पित्तज वालों में नहीं होगा, क्योंकि उनका टेम्परेचर वो वेरिएशन कर लेते हैं, वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है उनके हाथों का, तो उनमें सोजिश नहीं आती। हाँ, पित्त दोष में नहीं आता है। हाँ, पित्त में स्वेलिंग कम आती है, क्योंकि उनकी हीट बनी रहती है, वो ठंड से कुछ उन्हें असर नहीं होता, जिसके कारण बात नहीं। तो हर किसी प्रकृति के फायदे भी है, नुकसान भी है। तो क्या होता है, आप अपने अगर किसी के घर में बच्चे वगैरह हैं, उनके बच्चों की पहले ही प्रकृति डायग्नोस करवा लो, ठीक है। प्रकृति डायग्नोस करवा लोगे, उनको अपने जो अपने हथियार है, स्ट्रॉन्ग पावर है, वो अगर जान पाएंगे, उस फोकस उस एरिया में ज्यादा फोकस कर पाएंगे, तो ज्यादा अच्छे रहेंगे वो। तो प्रकृति पित्त वाले जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आराम से लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा बढ़िया लेक्चर चल रहा है, बीच में एक यहाँ से प्रश्न किया किसी ने इररिलेवेंट टॉपिक मींस कोई और ही टॉपिक पूछ लिया, वो आगे भी वो आंसर भी आपको ऐसे देगा, क्रोधित अवस्था में वो पित्त है, उसका पित्त बढ़ गया। हाँ, ये मैं कौन सा लेक्चर दे रहा हूँ, आप कौन सा प्रश्न कर रहे हो, ये थोड़ी होता है। आपको रूल्स बताएंगे इस टॉपिक के रिलेटेड पूछ से, वो एकदम इरिटेट हो जाएगा। मान लो कोई बैठा हुआ है, लेक्चर ध्यान से सुन रहा है, किसी की बाजू लग जाए, एक बार ही नहीं करेगा, दूसरी बार ही लग जाए, वो गालियां देने लग पड़ेगा साथ में लेक्चर के दौरान, उसको ये नहीं मतलब क्या चल रहा है, वो आपस में लड़ने लग पड़ेगा। ये पित्त वाला है, पित्त वाला धूप में ज्यादा देर नहीं खड़ा रहेगा, ठीक है। दो दोस्त है, ठीक है, वो बाहर जाके खड़े हुए हैं धूप में, ठीक है, बात वाला कहेगा धूप अभी और ले लेते हैं, पित्त वाला कहेगा नहीं यार मेरे से नहीं होगा अब, बस वो बाद में वो सोचेंगे पता नहीं इसने ये गुस्सा करके इसमें चले गया, वो उसकी प्रकृति के कारण है, वो उसकी नहीं उसमें गलती, वो उसकी प्रकृति है, उसको पसीना आना लग पड़ेगा। बात वाले को कोई पसीना नहीं है, भाई तुझे तो पसीना ही नहीं आता, ठीक है, ऐसे होता है कई बार, कईयों को पसीना एकदम आने लग पड़ता है। तो ये होता है पित्तज वाले। फायदा क्या है सर पित्त वाले का फायदा है, जैसे उन्होंने बताया, उनके हाथों की दिक्कत नहीं आएगी सर्दियों में, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। पित्त वाला अपने एम्प्लॉय को अच्छी तरीके से बता के रखेगा, डरेंगे उसके एम्प्लॉय कि नहीं आओ, इसको मैंने कुछ बोल दिया, पता नहीं आज क्या है, मेरी सैलरी ना काट दे। प्रकृति चेंज होता है क्या? हाँ जी, प्रकृति चेंज होता है? प्रकृति चेंज नहीं होता। प्रकृति 15 दिन में, जो गर्भ के बाद गर्भ जब धारण हो जाता है फीमेल्स में, ठीक है, उसके 3 महीने के बाद ही प्रकृति डिसाइड हो जाती है। वो प्रकृति बदलती नहीं है, प्रकृति कई बार ऊपर नीचे हो सकती है 1-2 पॉइंट, बट वो प्रकृति वही रहेगी। सर प्रकृति अनुसार कैसे चलना चाहिए? हाँ जी, हर एक का प्रकृति हम माने कि जान गए, उसके अनुसार कैसे चलना चाहिए? बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक वो है। ऋतुचर्या है, वैसे आपको दिनचर्या है। आपको ब्रॉड पता लग गया कि जो आप कफज वाले हैं उसको किस प्रोफेशन में रख सकते हो,
वातज वाले को किस प्रोफेशन में रख सकते हो, पित्तज वाले को किस प्रोफेशन में रख सकते हो। हाँ दोनों ने रखे। पित्त वाले को अपने हाँ वकील बनाइए, पित्त वालों को ज्यादा करेंगे, सामने वाला बोल नहीं पाएगा, उसके प्रकोप से सामने वाला आ जाएगा, तो ऐसे रखो। सर ऐसा होता है कि जैसे पित्त किसी का है बढ़ गया, उसका एक्सेस में बढ़ गया, तो उसकी वजह से दूसरी जैसे वात बढ़, पित्त की वजह से वात डिस्टर्ब हुआ, एक प्रकृति डिस्टर्ब हुई और उसकी वजह से पित्त बढ़ा और वात डिस्टर्ब हुआ है, वात डिस्टर्ब करता है वात। देखो बात है, बात ही चीजों को लेके जाता है अलग अलग स्थानों पे, ठीक है। अगर पित्त बढ़ गया तो पित्त की दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अगर पित्त अपने स्थान पे बढ़ा तो वो पित्त वृद्धि कहती है। अगर पित्त कहीं और स्थान पे बढ़ गया तो वो वात पित्त को लेके जाता है उस स्थान पे, वहां पे विकृति करता है। जैसे गाउट में देखा जाता है आपको, एक ज्वाइंट एक कफ का स्थान है, बट उसमें पित्त के लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वात पित्त को ले गया कफ के स्थान पे, जिसके कारण उसको वहां पे जलन और साथ में दर्द हो रही है। तो ये ऐसे होता है। सर तर्क जो ज्यादा करता है पित्त वाला है ना, झगड़ा जो ज्यादा करता है पित्त वाला है। हाँ पित्त वाला, जो ज्यादा सोचते हैं वो वात वाला है। और वात वाले का एक नुकसान बताता है, वात वाले जल्दी डिप्रेशन में जा सकते हैं, ज्यादा सोचते रहते हैं, ठीक है। कफ वाले डिप्रेशन में कम जाएंगे। इसलिए अगर आपके बच्चों को पता है, आपके बच्चों को कि वात पित्त कफ कौन सी प्रकृति वाला है, तो आप उसको जान सकते हो। अगर कफ प्रकृति वाला है तो इतना, अगर बाहर स्टडी करने गया तो इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है। अगर वात प्रकृति वाला है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो ज्यादा डिप्रेशन वगैरह में ना चले जाए, उसको प्यार से समझाएं, आश्वासन चिकित्सा करें, तो वो बैलेंस होता है। इसलिए हमें हर प्रकृति से फ्यूचर भी हम डिसाइड कर सकते हैं, इतनी ही है इस प्रकृति में ताकत है। हाँ जी, तभी वे ऑफ लाइफ है। कब ये चीज ना होम्योपैथी में मिलेगी ना नेचुरोपैथी में, कहीं पे भी नहीं है। ये बस आयुर्वेद की देन है, और इसको हमने जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा हम लोगों का भला कर सकते हैं। सर मैं हमेशा ओपीडी में आने वाले पेशेंट्स को हमेशा समझाता हूँ कि ब्लड ग्रुप आपको पता हो ना हो जरूरी नहीं, क्योंकि आपको यदि ब्लड की जरूरी होगी तो डॉक्टर आपको यदि बताओगे कि ये पॉजिटिव है तो भी डॉक्टर आपको ब्लड ग्रुप चेक करेगा, आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। हाँ। लेकिन आपकी प्रकृति आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें विष क्या है और अमृत क्या है, उसका विवेक पता चलता है। सब पता लगे। एक उसने अगर आपके पास आके मेरे पास कोई भी किसी ने प्रकृति डायग्नोस करवाई है, मेरे पास आके पित्त बोल दे, मेरे पास पूरी कहानी उसकी खुल जानी है पित्त शब्द बोलने से ही। तो मैं उसको वही बताऊंगा पित्त से बचने वाले गुण, ठीक है। वो बार बार मुझे प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको कि आपको गुस्सा आता है, आप ये करते हो, आपके जलन होती है, आपके लाल की बॉडी पे आती है कि नहीं आती। मेरे काफी टाइम बच जाएगा और पेशेंट को एकदम में फायदा हो जाएगा। इतने कई बार पेशेंट होते हैं, पेशेंट का फायदा होता है। तो प्रकृति जानना इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये विषय नहीं है आज का विषय, आज का विषय ये है। तो ये विषय से हम हट गए, अलग टॉपिक पे आ गए। लेकिन आपने बोला था कि इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। मुझे वहां पे ये भी बोला गया था जल्दी खत्म करके आना तो मैं फिर वही ले आया। वो हम आपके ग्रुप में भेज देंगे। सर वो पक्का भेजिए सर। हाँ वो भेज क्योंकि देंगे। हमें डायग्नोसिस में बहुत हेल्प मिल जाएगी। हाँ हाँ वो भेज देंगे हम आपको 30 क्वेश्चन। सर एंड क्वेश्चंस के आगे वो हम लिखेंगे डिस्कस करके वात पित्त कफ भी आप लिखेंगे। ने क्वेश्चन लिखे होते, वात पित्त कफ साथ में दिए होते, आपने टिक करना होता है वात पित्त कफ। कितने में ज्यादा जाए वो अपना होंगे, है ना। हाँ वैसे ही जैसे बोला रेशियो देखो, ठीक है। अब हम टॉपिक पे आते हैं, दोबारा वापस आ जाओ। हाँ ठीक है। अब परिषेक की डेफिनेशन है, इट इज द इंडक्शन ऑफ परस्पिरेशन बाय द यूनिक प्रोसीजर ऑफ pouring warm medicated oil कषाय शीर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। दिस प्रोसीजर मे बी परफॉर्म टू द बॉडी एंड टू द पोर्शन ऑफ द बॉडी और होल बॉडी। एक स्पेसिफिक पार्ट पे भी कर सकते हैं और पूरी बॉडी पे कर सकते हैं। किस चीज से परिषेक कर सकते हैं, या मेडिकेटेड ऑयल से कर सकते हैं, या कषाय का मतलब होता है काढ़े से कर सकते हैं, या शीर से कर सकते हैं, ठीक है। एक बॉडी, इससे इंडक्शन ऑफ परस्पिरेशन का मतलब जिससे पसीना पैदा हो, उससे कहते हैं जिससे पसीना पैदा हो। और कौन कौन से ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑयल यूज कर सकते हैं, क्वाथ यूज कर सकते हैं, धूल यूज कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर पार्ट और पूरी बॉडी पे कर सकते हैं। ये एक कंसाइज फॉर्म में डेफिनेशन आ गई सर उसकी। एक क्वेश्चन है, जो ये दूध है वो पहले से बॉईल करके रखना होता है, फिर माइल्ड बॉइलिंग के साथ उनको देते हैं, कि कच्चा लेते हैं और माइल्ड गर्म करके करते हैं। ये टॉपिक हो जाए फिर हम क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये आगे बीच में आ ही जाएगा थोड़ा सा।
इंडिकेटेड इन हेल्दी एज वेल एज डिजीज। हेल्दी को भी कर सकते हैं, जो ठीक है उनमें भी कर सकते हैं, लाइफ बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, और डिजीज जिन्हें कोई व्याधि है उनमें भी कर सकते हैं। वातज डिसऑर्डर में कर सकते हैं, वातज विद पित्तज डिसऑर्डर में कर सकते हैं, वातज विद कफज, वो आपको बता दिए। क्षीर धारा, जो दूध वाली धारा, वो किनमें कर सकते हैं, जिन्हें बुढ़ापे में होने वाली जो दिक्कत आती है, जैसे चलने में दिक्कत आती है, जब वो शरीर के सेल्स कम होते हैं, जो हमारे बुढ़ापे में ना, एक ये भी बताता है आयु के अनुसार भी हमें दोष है। जो बच्चों में 16 साल तक कफ उनमें ज्यादा रहता है, ठीक है, फिर वो पित्त रहता है 60 साल तक, 60 के बाद वात बढ़ता है, वात जब बढ़ता है तो हमारी बॉडी में कमजोरी आती है, तो कमजोरी को दूर करने में भी हम शीरधारा कर सकते हैं। बल क्षय, किसी की स्ट्रेंथ कम होगी, किसी में ताकत कम होगी, तो उसमें भी हम ये कर सकते हैं। ताकत कम होगी है, चाहे वो व्याधि के कारण ताकत कम हुई, चाहे वो उम्र के कारण ताकत कम हुई, उनमें हम शीरधारा कर सकते हैं। एब्सोल्यूट स्किन डिसऑर्डर, एकदम बढ़ने वाले स्किन व्याधियों में भी कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी कर सकते हैं, जो नर्व्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है उनमें भी कर सकते हैं। इस्मिक लिम्ब डिसीज में भी कर सकते हैं। इस्मिक लिम्ब डिजीज का मतलब होता है जिसमें रक्त संचार में अगर किसी के क्लॉट आ जाए, किसी में थक्का आ जाए, रक्त संचार ना हो, उसमें जो दिक्कत, उससे जो आने वाली जो दिक्कत है उनमें भी कर सकते हैं। और डिजेनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर्स में भी कर सकते हैं, जो उम्र से होने वाले जॉइंट संधि विकारों में भी हम ये परिचय कर सकते हैं। अब उनका ये क्वेश्चन था कि पत्र पोटली और इसमें क्या फायदा होगा। भाई ये जो तीन चीजें हैं, ये एक इस्मिक और ये स्किन वाली, ये स्पेशल इसमें फायदा ज्यादा होगा पत्र पोटली से, ठीक है। और इस्मिक लिम्ब डिसऑर्डर में आपने नहीं पढ़ा होगा कि पत्र पोटली उसमें कर सकते हैं कि ये जब धारा वहां पे डलेगी, उस वेन पे, उस आर्टरी पे डलेगी, उसका फ्लो मेंटेन होगा, फ्लो को बढ़ाएगा। सर ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या है? ऑब्स्टिनेट एकदम बढ़ने वाले कोई भी व्याधि, स्किन डिसऑर्डर कई बार आपने देख एकदम चकत्ते पड़ गए पूरी बॉडी पे, तो ये वो वाली एकदम स्किन डिसऑर्डर बढ़ गया, एक्जिमा वगैरह हाँ। एकदम से ही शुरू हो जाता है। हाँ एकदम जो बढ़ने वाले उसे हम कहते हैं ऑब्स्टिनेट, ठीक है। तो इनमें ये ज्यादा फायदा, हाँ लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में पर्टिकुलर इस्केमिक लिम्ब क्या हाँ। इस्मिक लिम्ब डिसऑर्डर मींस इस्कीमिया मींस जहाँ पे ऑक्सीजन ना पहुंचनी, ठीक है। ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है, ठीक है। अब दूसरी ओर हम ये भी बोल सकते हैं जहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच रहा है सही तरीके से, उससे कहते हैं इस्कीमिया। मान लो कोई भी यहाँ पे कोई भी हमारे नंबर ऑफ वेन्स आर्टरीज होती है हमारी टांग में, तो किसी में क्लॉट जम गया जिसके कारण वहां पे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, उसे हम कहते थे इस्मिक लिम्ब डिसऑर्डर। इस्कीमिया मींस वहां पे ब्लड नहीं जा रहा, लिम्ब मतलब टांगे या हाथ, हाथों में अगर क्लॉट फंस जाए तो उसमें कर सकते हैं। ऐसे ही हाथों में पैरालिसिस वाले भी न्यूरोलॉजिकल में भी कर सकते हैं, नाड़ी के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, फ्लो ऑफ नर्व्स, कंडक्शन, नर्व कंडक्शन, वेरिकोज वेन्स के लिए सही है सर? वेरिकोज वेन में भी कर सकते हैं। तो मटेरियल क्या चाहिए? धारा टेबल चाहिए, मेडिकेटेड द्रव्य चाहिए, परिषेक यंत्र चाहिए, हीटिंग अपरेटस चाहिए। ये धारा टेबल है, आपने देखा होगा द्रोणी, ठीक है। और ये परिषेक यंत्र है, इस परिषेक यंत्र से धारा डालोगे तो एक पर्टिकुलर, एक हमारे अंगुल की जितनी धारा होनी चाहिए, ये वाली छोटी अंगुल की जितनी, ठीक है, इतनी धारा पड़नी चाहिए, ठीक है, इतनी मोटाई होनी चाहिए। और पी प्रोसीजर पेशेंट को उसके फायदे बताएं, नुकसान बताएं जो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। पेशेंट को उसके बारे में थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में बता, उसके सिर को पहले मालिश करें प्रोसीजर करने से पहले, ठीक है। फिर पेशेंट को बोलने कि आप पेट के बल लेट जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हेड एंड ऑफ द, ये हमारी जो द्रोणी है इसकी थोड़ी सी हेड है, एंड को थोड़ा सा उठा दे, जिसके कारण ऊपर से हम जब परिषेक डालेंगे दूसरी साइड निकलता जाए और दूसरी साइड कलेक्ट कर लें द्रव्य, ठीक है। हेड एंड को उठा दें, ये हेड एंड है हमारा, जहाँ पे हमारा हेड इधर आएगा, हमारे टांगे पैर वहाँ पे आएंगे, इसको थोड़ा सा उठा दें जिसके कारण नीचे इकट्ठा होता है, क्योंकि हमने बार बार वो डालना होता है धारा। अच्छा वही रिपीट करते हैं। हाँ वही रिपीट करना, वो नीचे कलेक्ट करके फिर रीहीट करके फिर हम डालते हैं, ठीक है। हीट द मेडिसिन इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली हीट करनी है मेडिसिन, बट क्योंकि क्वांटिटी इसमें ज्यादा होती है कई बार ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने जब भी वहाँ पे जब प्रोसीजर को बताया था, डायरेक्ट मस्ट किसमें डायरेक्ट करनी है, जो हम इंटरनल ले रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हीट नहीं करनी जो इंटरनल ले रहे हैं। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हीट कई बार प्रोसीजर में हम क्वांटिटी के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। जो हम अंदर ले रहे हैं उसको डायरेक्ट हीट नहीं करनी, उसको इनडायरेक्ट करनी है, ठीक है। फिर परिषेक यंत्र में भरें, टेम्परेचर चेक करें, फिर उसके बाद मेडिसिन डालनी है, अनुलोम गति में डालनी है,
जो हमारा अभ्यंग होता है वो कौन सी गति में होता है? लोम की गति में अभ्यंग उल्टा। अनुलोम नहीं होता। लोम के उल्टा उद्धट वाला जो होता है प्रतिलोम। और अभ्यंग जो होता है वो कल मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन में आए थे उनको मैंने बताया था अभ्यंग की कैसे अनुलोम याद रखना है। अ से अ फॉर अभ्यंग, अ फॉर अनुलोम, ठीक है। उद्वर्तन किससे होता है? वो प्रतिलोम गति में होता है। ये कौन सी गति में होता है? अनुलोम गति में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? फुट एंड से आप कलेक्ट करना है ग्लव को, फिर दोबारा रीहीट करें, ऐसे टेम्परेचर को मेंटेन रखें, ठीक है। प्रोसीजर इज डन। कौन सी पोजीशन में कर सकते हैं? 2 पोजीशन में, पेट के बल और पीठ के बल, सुपाइन पोजीशन में एंड प्रोन पोजीशन में। अभ्यंग कितनी पोजीशन में कर सकते हैं? 4 बिठा के भी कर सकते राइट लेफ्ट हैं। 7 पोजीशन में कर सकते हैं। बोशी है नहीं, उद्वर्तन का नहीं है। उद्वर्तन 4 है। अभ्यंग 7 में, परिषेक 2 में, हाँ, और उद्वर्तन 4 है। उद्वर्तन 4 में। बट उद्वर्तन 2 में भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 कितनी नहीं, 2 भी ठीक है। अगर 2 भी बोलोगे कोई चार नहीं। मतलब सुपाइन, प्रोन एंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड। हाँ, बट लेफ्ट एंड राइट लेटरल, अच्छा है सर। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। कहीं कि यहाँ पे फैट ज्यादा होता है तो ऊपर से हाथ और नीचे से हाथ लग जाता है, साइड पे हाथ नहीं जाता है, तो हम 4 पोजीशन में भी बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। मोटा इंसान होएगा हमारे अगर तो चाहिए तो 4 उसमें 4 में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हैवी हो तो उसमें कर सकते हैं जी। कुछ केसेस में जैसे प्रेगनेंसी में कर सकते हैं ना परिषेक। प्रेगनेंसी में परिषेक कर सकते हैं, और लिम्स में ही करना, हाथों में करना, बाकी बॉडी पे नहीं करना। बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं जैसे बच्चे को ब्लड, फीटस को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, न्यूट्रिशन तो उसमें नहीं कर सकते, नहीं कर, नहीं कुछ उसमें, फायदा नहीं होगा। हाँ, उसमें इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सबसे पहले आपको कोड की पोजीशन नहीं पता। जो अम्बिलिकल कोड है वही हमें प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट, ब्लड सप्लाई, सब बेबी की नरिशमेंट अम्बिलिकल कोड। और अम्बिलिकल कोड की पोजीशन क्या है वो आपको पता नहीं है, बट जो आपके पैरों की टांगों की आर्टरी है उसकी तो पता है आपको, इसलिए उसमें नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, गर्भ अवस्था में स्त्री का जो शरीर होता है वो सुकुमार होता है, धातु स्थिर नहीं होते, तो हीट वाली थेरेपी उनमें कम करनी चाहिए। और दूसरी साइड तीसरा ये क्यों नहीं कर सकते कि वहां पे अगर आप पेट पे करोगे तो हीट का इफेक्ट बेबी को भी आएगा, तो उनकी डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए नहीं कर सकते उसमें। मेनली आप लिंग वालों को ही ले। हाँ, ये वैसे मैं स्लाइड में ऐड कर दूंगा बाद में, ठीक है। हाँ, मैं कर दूंगा, जो आपके पास पीपीटी होगी उसमें आ जाएगी। ऑर्थराइटिस में परिषेक देने से ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द को कम करने के लिए परिषेक फायदा होगा, ठीक करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए, ठीक करने के लिए जानुबस। सर जिसको नी रिप्लेसमेंट होने वाला है, जैसे डॉक्टर बोल दिया कम एज है, अभी स्थिति ऐसा भी नहीं है कि उसको नी रिप्लेसमेंट किया जाए, 45-50 इयर्स का एज है, तो उसको क्या जानुमस्ती करने से वो नी रिप्लेसमेंट हम लोग रोक सकते हैं? नी रिप्लेसमेंट हम रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। हाँ। तो उसमें अकेला जानुमस्ती काफी है कि उसके साथ में कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा? पतली पोटली पत्र पोटली साथ में ऐड कर सकते हैं हम। जानुबस्ती से लगभग आप बोल सकते हो 70% आराम जानुबस्ती से आ जाएगा। 70%। 70%। सर हाउ मेनी डेज कैन बी कंटिन्यूड? ये आप 7 डेज 14 डेज, मिनिमम 7 डेज, 7 डेज हो। 7 दिन पर क्या भाव? आप महीने में 7 दिन की थेरेपी ले, पेशेंट को ठीक लगेगा, फिर उसके बाद आप महीने के बाद 1 महीने में एक बार ही करवा दो 7 दिन की। सर पंचकर्म के साथ में फिजियोथेरेपी अलॉन्ग विद पंचकर्म चल सकता है कि अल्टरनेट डे करने से अच्छा रहेगा? अलोंग कर सकते हैं, बट फिजियोथेरेपी में ध्यान रखें कि फिजियोथेरेपी में ऐसे कोई भी चीजें ना करें जिसमें एक्सेस मूवमेंट करवा रहे हो, ठीक है। एक्सेस मूवमेंट से बात बढ़ता है, तो एक्सेस मूवमेंट ना करवाएं। मान लो अगर आपने फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवानी है किसी की, तो आप नॉर्मली करवाएं उसके मूवमेंट, बट ये नहीं कि एक्स्ट्रा। आप कई फिजियोथेरेपी आपने भी देखा होगा कि ज्यादा ही एफर्ट्स कर देते हैं, ठीक है, उतनी जरूरत नहीं होती बॉडी का, वो नहीं करें। आराम से साथ में जो स्ट्रेंथ इनहांसिंग वाली जो स्ट्रेंथिंग वाली जो भी आपकी वो एक्सरसाइज है वो करवाओ, वो भी थोड़ी सी कम करवाओ, बट वो करवाओ, फिर फायदा होगा, ठीक है।
फिर इससे चक्कर भी आ सकते हैं, मूर्छा भी आ सकते हैं। अगर मूर्छा चक्कर कब आ सकते हैं, अगर आपने बीपी वगैरह चेक नहीं किया, उसका बीपी बढ़ा और हीट वाली थेरेपी आप करी जा रहे हो, तो चक्कर मूर्छा भी आ सकते हैं उससे। ठीक है, इसलिए पहले बीपी वगैरह चेक करें पेशेंट का। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह चेक करें। ठीक है, कई बारी क्या होता है, कई बारी डायबिटीज वाले पेशेंट को वैसे भी उन्होंने यूरिन ज़्यादा उन्हें आता होता है, तो यूरिन ज़्यादा इवैक्यूएट किया होता है और ऊपर से आप पसीना निकाल के और कर रहे हो, उनमें कई बार इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वैसे कॉम्प्लिकेशन आती नहीं है, बट आप अगर पहले ये पूछ लोगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादा गर्म डाल दिए तो ऑब्वियसली वहाँ पे बर्न्स हो सकता है, जल सकता है, थर्स्ट प्यास लग सकती है पेशेंट को, क्योंकि ये पसीने वाला प्रोसीजर है। इसके पेशेंट को पहले बोल दो कि आपने पानी पूनी पिया, प्यास तो नहीं लगी आपको। अगर किसी को प्यास लगे फिर आप प्रोसीजर करो तो उनमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो ये हो गया हमारा परिचय। सर बीच में बिल्कुल पानी नहीं देना। बीच में नहीं देना पेशेंट, बीच में अगर मान लो कॉम्प्लिकेशन आ गया, डिहाइड्रेशन आ गया, तो वो आपको देना पड़ेगा सर। थोड़ा